और मैं महाराजाओं के बाद मैं चाहूँगा कि मैं अपने इस वर्तमान सरकार में और देश में क्या हो रहा है उस पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि मणिपुर चल रहा है, वहाँ हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं को मारा गया, नंगी परेड कराई गई और छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को भी भून दिया गया, बुजुर्गों को भून दिया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोच लो कि ऐसी निर्मम हत्या हुई, लेकिन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं थे। ये आप सोच ले कि जिम्मेदार प्रथम देश का अगर नागरिक माना जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है देश का कोई भी, हर राज्य का हर नागरिक उनके लिए समान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी वहां नहीं गए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि किसानों ने आंदोलन किया, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने कील ठुकवा दिए, बैरिकेडिंग लगवा दिए, रोड खुदवा दिए, वाटर कैनन चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए, इससे भी दिल उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने थार गाड़ी, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि थार गाड़ी से कुचलवाए भी थे। हमारे किसान भाई वहां शहीद हो गए थे। और आप सभी जानते होंगे कि कुश्ती फेडरेशन में जो एथलेटिक में हमारी पहलवान बेटियों ने देश का नाम रोशन करती थी, उन्होंने कहा फेडरेशन अध्यक्ष को चेंज किया जाए। कुलभूषण शरण सिंह उस समय फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसे हटाने की मांग थी क्योंकि वो महिलाओं का शोषण करता था, बच्चियों का शोषण करता था, तब वो भेजता था। इसी का विरोध उन बेटियों ने किया, पहलवान बेटियों ने। तो आप सभी ने जानते होंगे कि रोडों पे उनको घसीटा गया, मारा गया, और जब वो लोगों को लगा कि हमें न्याय नहीं ये सरकार देने वाली है, ये अंधी बहरी सरकार है, तब जाकर उन्होंने अपने मेडल को ले जाकर के वापिस करने का काम किया। उनके मेडल को लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे तो नदियों में प्रवाहित करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। ये शर्मनाक है, पहली बार ऐसी प्रतिभा जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां हैं उनके साथ भी विभेद किया जाता है। ये बहुत खतरनाक है। और आज देख लें पूरे भारत में जहां भी देखें लूट, हत्या, बलात्कार, युवाओं को देखें बेरोजगारी में उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और उनका ना ही कोई शिक्षा पे काम हो रहा है और ना ही शिक्षा पे कोई पैकेज आता है। और उन लोगों को ये जो दलाल लोग बैठे हैं, अशिक्षित लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके अंदर हिंसा, नफरत, भेदभाव है। अगर हम सब किसी पढ़े लिखे इंसान को वहां भेजते तो शायद वो अच्छा काम करता। अगर हमने जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर, तो ये लोग यही आज काम कर रहे हैं। अगर हम कातिलों को, जो अपराधी हैं, उनको अगर हम सत्ता में भेजेंगे तो उनका काम क्या है? वो अपने काम को ही करेंगे। तो देश में पूरे अराजकता फैलाकर रख दिए हैं और अब हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो मिशनरी व्यक्ति हो, जो समाज के दुख दर्द और देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए काम करे। हमें ऐसे लोगों को सिस्टम में भेजने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है जो हासिल करेगा वही देश को बदल सकता है। अगर हमें देश को परिवर्तन करना है, इस देश के बहुजन की सत्ता लाना है, तो हमें ऐसे गवारों को, ऐसे अपराधियों को सत्ता से बाहर निकालना होगा। नहीं तो ये लोग इसी तरीके से हमारे अंदर हिंसा, नफरत, भेदभाव करते रहेंगे और हम इनको देखते रहेंगे। महिलाओं का शोषण होगा, छोटे छोटे बच्चों का शोषण होगा। और आप लोगों ने अभी सुना होगा कुलदीप सिंह सेंगर छूट गए हैं, उनकी बेल हो गई है।
आसाराम राम रहीम का भी बेल हो जाता है, वो भी छूट जाते हैं। लेकिन शरजील इमाम, जिन पर गुनाह साबित आज तक नहीं कर पाई कोर्ट, आज भी जेल में है। इमाम हैदर जेल में है, शरजील इमाम जेल में है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो अपराधी हैं वो बेल पे है, और जो पीड़ित है वो जेल में है। ये सिस्टम हमारे देश का है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं है आती, मैं चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष मैं नहीं लाया हूँ। देश मेरा जल रहा है, मैं देश बचाने आया हूँ। देश मेरा जल रहा है, मैं देश बचाने आया हूँ। बेटियां मेरी जल रही हैं, मैं बेटी बचाने आया हूँ। और इस देश में गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, पत्रकार थी, आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुलदीप सिंह जब उस मासूम बेटी के साथ दरिंदगी किया था, उसे जेल हुई थी, और वो बेटी को जब उसे बेल हुआ तो वो बेटी आकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी। तो इन दरिंदों ने उनकी बात को मीडिया ने नहीं सुनाने का काम किया। आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारे इस देश में जो उत्तर प्रदेश है, क्राइम में नंबर 1 पे आ गया है। हत्या, रेप, बलात्कार, महिलाओं का शोषण, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाते थे तो वो हमेशा क्या कहते थे कि महिलाएं गहना लाद कर आधी रात को भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे पूछो कि वो कैसे डर के साए में रहती हैं। अगर किसी की बेटी स्कूल जाती है, मार्केट जाती है, तो उनका जो बाप होता है, गार्जियंस होते हैं, भाई होते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे आ पाएगी कि नहीं। ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। तो आप सोच लें कि इस देश में अगर इसी तरीके से रहा, जो इस देश के शासक में बैठे हुए लोग हैं, धर्मांध को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गोलवलकर, सावरकर, हेडगवार के नक्शे कदम पर चलने वाले ये लोग हैं। और आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें इनके आइडियोलॉजी को बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद ही हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही सबसे आगे रहेगा। क्योंकि यहाँ इस देश में 2 ही विचारधारा है, पहला मनुवाद, दूसरा है अम्बेडकरवाद। अब हम चाहते हैं कि आप किसको फॉलो करेंगे। अगर आप अम्बेडकरवाद को मानते हैं तो यहाँ पर समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा है, यहाँ एक दूसरे का सम्मान है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, संघ में जाते हैं, तो संघ को आप सभी जानते हैं कि वो मुखबिर थे, अंग्रेजों की मुखबिरी किए, और वो आज हमारे इस देश में सबसे बड़े और कट्टर देशभक्त बन रहे हैं, जिनके मुख्यालय पर जब से देश आज़ाद हुआ उन्होंने देश का तिरंगा नहीं लहराया, वो लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। आसाराम राम रहीम हम नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में, और कसाब नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। अब्दुल कलाम के देश में बुद्ध अम्बेडकर की धरती पर हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं, इतिहास पृष्ठ पर लिखा गया जो फिर से वो पाप नहीं होंगे। अब की बार मुगल अंग्रेज हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण का वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे, कलिंग फतह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली, 57 की जीत की डोली ऊदा पासी झलकारी रोक के जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी।
और हिंदू हो या मुस्लिम, और हिंदू हो या मुस्लिम बुद्धिस्ट, हम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको, देश नहीं झुकने देंगे। कसम तिरंगे की हमको। और हमारे देश में कथावाचकों को आप लोगों ने देखा है कि आज सरकारें उनको चार्टर्ड फ्लाइट दे रही हैं कथा करने के लिए। धर्मांधों को धर्म को बढ़ावा देने के लिए, पूरे देश में धार्मिक बनाने के लिए इस तरीके का कार्य किया जाता है। लेकिन शिक्षा के लिए आप बात करो जिससे हमारे आने वाले जनरेशन का, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बनेगा, उस पर सरकार कोई योजना, कोई पैकेज नहीं देती है। और शिक्षा को ये क्या आप जानते हैं कि गोलवलकर ने एक किताब लिखी है बंच ऑफ थॉट। बंच ऑफ थॉट में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ के जो मूल निवासी एससी एसटी के लोग हैं, उनके अधिकार धीरे धीरे खत्म करो, उनके आरक्षण धीरे धीरे खत्म करो। आज उनके नक्शे कदम पर ये सरकारें चल रही हैं और वो वही कर रही हैं, आरक्षण आपका खत्म कर रही हैं। आपको जहां नौकरी का साधन है वो खत्म कर रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि इस देश में इन लोगों ने जो कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं पूरे देश में, वो है जुडिशरी, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, मीडिया, बिजनेस, बैंक, एयरलाइंस, टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार और हॉस्पिटल, क्रिकेट, मंदिर। मंदिर पे आप लोग चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा धन है, बहुत धन आता है। आप लोग जितने भी लोग हो मंदिर में जाओगे, उस एटीएम में पैसा डाल सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते हो। कोई बहुजन का लोग निकाल सकता है क्या? कोई आज तक शंकराचार्य बना क्या बहुजन का? नहीं बना। और वही पीठाधीश्वर बनेंगे, शंकराचार्य बनेंगे, और सारा देश का जो हम सब पैसा चढ़ाते हैं, पूरा पैसा वो उनके कब्जे में होता है। आज 2013 में जब सर्वे हुआ था मात्र 4 मंदिरों का, तो 1600 टन सोना निकला। अब आप कल्पना कर लो पैसा कितना होगा, चांदी कितना होगा, सोचें। ये लोग हमारे देश में जब कोरोना आया था, जब बेचारे हमारे एससी एसटी के लोग भुखमरी के कगार पे आ गए थे, हिजड़ा समाज जैसे लोग, जब उन्हें लगा कि हमारे लोग इस देश के जो गरीब पीड़ित हैं वो मर रहे हैं, इनसे हम जिंदगी भर मांग कर खाए हैं, अब इनके ऊपर संकट आया है, तो मेरा दायित्व है कि हम इन्हें बचाएं। उन लोगों ने हर जगह जाकर उन्होंने उनसे जो भी हो सका वो राहत सामग्री दिए और अच्छे से उन्होंने निभाया। लेकिन मंदिर का कोई भी ट्रस्ट, कहीं भी ये नहीं आप सुने होंगे कि कोई हॉस्पिटल बनाया हो, ट्रैवलिंग के लिए लोगों को भेजने के लिए काम किया हो। लेकिन सोनू सूद एक फिल्म जगत के से कम करूं, मेरा माफ़ी चाहूँगा कि इशारा हो गया है संचालक महोदय का, और मैं इस हमारे लोगों को सिस्टम में ना जा सकें, उन लोगों ने एनएफएस लाया। जैसे द्रोणाचार्य बैठते थे पहले अंगूठा काटने वाले, अब नंबर काटने वाले हैं। अब आपका बच्चा कितना भी पढ़े, उसे खूब तैयारी कर ले, लेकिन वो एनएफएस कर देंगे, नॉट फाउंड सुटेबल, इस पद के योग्य ही नहीं था, और जनरल के लोगों को भर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को पता होगा लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री जानते हैं आप लोग? जो मंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं उनके लोगों को आईएएस अधिकारी बना देना पिछले दरवाजे से। कोलेजियम सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परिवारवाद, जज का बेटा जज बनेगा। और उस सिस्टम को हम इस मंच से चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है, योग्यता के आधार पर वहां पहुंचते हैं, वैसे हमारे जजों का भी वहां पर उनकी इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, और वहां वो पहुंचें। और इस देश में आप लोगों को पता होगा कि अभी पुलवामा वाला घटना हुआ था, फिर
पहलगांव का जो हुआ था, हमारे कमांडर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया जब पाकिस्तान में हमला की और वहाँ पे इतना ज़्यादा तबाही मचा कर वो लौटती हैं, तो एमपी का एक गद्दार मंत्री विजय शाह वो क्या कहता है कि हमने तो आतंकवादियों की बहन को भेजा था पाकिस्तान में। इतने बड़बोले, इतने घटिया शब्द सिर्फ बीजेपी के संस्कारी लोग ही बोल सकते हैं, हमारे लोग नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आखिर कायर राजनीति ने अलख जगाने सीख लिया। हमने सुनी मांगों में सिंदूर लगाना सीख लिया। लश्कर था वो तिरंगे वाला जो जीत का जज्बा सहेजा था। हमने भारतीय बारूद को सिंदूर बनाकर भेजा था। उन वीरांगनाओं में उदा देवी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में झलकारी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है, हमको गद्दार दिखाई देता है। और मैं जाते जाते एक छोटी सी अपील, संविधान खतरे में है, आप सभी से मैं चाहूँगा कि संविधान मंगाकर पढ़ें। और संविधान की खूबसूरती है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भीम, जय भारत।